हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है और उसका हमारी इंडिया पे क्या असर है वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अभी इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसकी एडवोकेसी क्या होती है और इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट है। ये मतलब दो बातें यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो बुक की डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग अपनी आसान भाषा में समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये जो हमारी धरती माता जो जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी धरती है, उस पे ये जो हमारे अलग अलग देश है ना, वो एक दूसरे से इतना जुड़ जाए, इतना इंटरकनेक्ट हो जाए, इतना इंटरडिपेंडेंट हो जाए कि एक देश में होने वाला इंसिडेंट या एक देश में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जो इफेक्ट है ना वो मीलों बसे किसी दूसरे देश पे होता है ना। अगर यहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है तो वो दूसरे देश को अगर अफेक्ट करने लगे, उस पर प्रभाव डालने लगे, तो ये सब क्यों है? ये सब है आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हर एक देश किसी दूसरे एक देश पे डिपेंड है, उसके साथ इंटरकनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे में क्या हो जाता है ना कि ये जो पूरे वर्ल्ड की ये जो इकोनॉमीज है, ये जो कल्चर है, पॉपुलेशन है, वो एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं, इतना इंटरकनेक्ट हो जाते हैं कि मतलब वही कि किसी एक देश में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इश्यू होता है तो अपने आप बाकी देश जो है वो उससे अफेक्ट होते हैं। अगर एग्जाम्पल बेस्ड समझना चाहिए तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना अमेरिका में, उसका इफेक्ट पूरे विश्व पे क्यों पड़ा था? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमने हमें देखा कि हमारे इंडिया में अभी काफी हद तक जो वेस्टर्न आउटफिट्स है ना, लोग जो है वेस्टर्न कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमारे इंडिया का जो खाना है वो यूएस में, जापान में, बहुत सारे अलग अलग देशों में फेमस है, लोग पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लोग ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह क्या है थी ना, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बढ़ी, एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स हुए, रोड्स हुए, रेलवेज हुई, जहाज हुए, जिसकी वजह से लोग एक देश से दूसरे देश में आना जाना, लोगों का ट्रैवलिंग शुरू हो गया। लोग यहाँ से वहाँ आने जाने लगे, यहाँ से वहाँ अपनी आदतें लेके गए, वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे लेके आए। एडवांस टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे कि इंटरनेट में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में इंफॉर्मेशन किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे सेकंड्स में चली जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है आपके ग्लोबलाइजेशन के हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये सारे देश जो है वो एक दूसरे से अलग अलग तो है, लेकिन हर एक सेकंड में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में ग्लोबलाइजेशन मतलब हर एक देश किसी दूसरे एक देश पे इंटरकनेक्ट होता है, डिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के, मान लीजिए अगर मतलब किसी दूसरे देश के लोग हमारे इंडिया में आने लगे, हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो किसी दूसरे देशों में जाने लगे, वहाँ की कंपनीज हमारी इंडिया में आके यहाँ पे बिजनेसेस उन्होंने सेट किए। हमारी कंपनी जो इंडिया की है, जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो यहाँ से जापान में, यूएस में या काफी सारी ऐसे अलग अलग देशों में उन्होंने अपने आप का बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर लिया है। ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग नेशंस। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब पैसों के टर्म में, है ना। पैसों के लिए ही तो हम एक दूसरे कंपनी यहाँ पे लगाएंगे, पैसों के लिए ही लोग यहाँ से वहाँ दूसरे देशों में जाएंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है अलग अलग देशों में, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एंसेंट वन डेटिंग बैक टू द 18th सेंचुरी। तो ये ग्लोबलाइजेशन की जो कंसेप्ट है वो बहुत पुरानी है, 1800 दशक की ये बात है, शतक की ये बात है, सॉरी। द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर टू faced a retreat from globalization and several trade obstacles were raised। ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट तो पुराना है, लेकिन क्या हुआ, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो दूसरा हुआ था और जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन लोगों ने बहुत कम अपनाया था, है ना। रिट्रीट मतलब लोगों ने दो कदम पीछे ले लिए ग्लोबलाइजेशन। लोगों ने सोचा कि किसी एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करेंगे, अपने खुद के देश में जितना भी होता है उतना ही हम लोग खाएंगे, जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे, किसी दूसरे से हम उधार नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, हाउएवर इन द मिड 1980s द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड द टर्म येट अगेन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1980 में, उसने क्या किया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो क्या करती है, जिसकी भी उसकी मेंबर कंट्रीज है ना,
उनको उनके बीच यहाँ पे कोऑपरेशन करने की कोशिश करते थे कि कोई झगड़े ना, है ना, सबकी यहाँ पे इक्वल डेवलपमेंट हो, सबको यहाँ पे मतलब सबको डेवलप होने का चांस यहाँ पे मिले। उसने इस टर्म को फिर से दोहराया। देखो फ्रेंड्स, मैंने रेड मार्क यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को पॉपुलराइज किसने किया, पॉपुलर किसने किया, जो लोग इसे भूल चुके थे कि ग्लोबलाइजेशन हमें नहीं करना है, फिर भी वो अभी रिसेंट में इतना क्यों आया है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पॉपुलर किया था। और इसके बारे में डिफाइन किसने किया था, तो वर्ल्ड ट्रेड ने। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, किसने पॉपुलर किया, पॉपुलराइज किया था और किसने यहाँ पे डेफिनेशन दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो the globalization is described by the World Trade Organization as the development towards unrestricted cross-border flows of goods and services, capital and labor force। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप लोगों को इतने लोगों को जाना है, इतना पैसे लेके आना है। अब वैसे फॉरेन एक्सचेंज पे आपका वैसे तो बंधन है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, तो मतलब लोगों का, चीज़ों का, गुड्स का, सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह पे अनरिस्ट्रिक्टेड, आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, आप लोग जा आ सकते हो। आप लोग सर्विसेज जब किसी देश को भेज सकते हो, गुड्स भेज सकते हो, ला सकते हो, कैपिटल पैसों का लेन देन कर सकते हो, लेबर फोर्स लोगों का आना जाना हो सकता है, जिसे हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। द कंसेप्ट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन कब हुआ ना, हमने देखा 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी लाई थी, हमारे जो सर है मनमोहन सिंह सर जी, उन्होंने इस पॉलिसी को लाया था। तो हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था 1991 में। अब ग्लोबलाइजेशन और उसकी एडवोकेसी के बारे में सोचेंगे, देखेंगे। The globalization refers to the increasing interconnectedness of world's economies, cultures, and inhabitants as a result of cross-border trade in goods and services, technology, and flow of investment, people, and knowledge। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इन एक दूसरे से के साथ इतना जुड़ जाना, जो हमारे देश के अलग अलग देश है, जो उनके कल्चर है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ इतना जुड़ जाते हैं, चीज़ों का लेन देन करते हैं, सर्विसेज का लेन देन करते हैं, टेक्नोलॉजी, पैसे, लोग, नॉलेज, ये सारी चीज़ों का लेन देन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पे बढ़ावा मिला है। There is a strong evidence from nations of all sizes and locations that when countries globalize, their citizens benefit from more exposure to a broader range of goods and services, reduced cost, more and better paying employment, improved health, and higher overall living standards। अब ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लोग बढ़ावा दें, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एविडेंस आपको मिले। एविडेंस मतलब एक सबूत है कि सच में ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, क्या होता है कि मोर एक्सपोजर टू अ ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अगर आप किसी दूसरे देशों की, ये जो आप मोबाइल हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, ये सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, है ना, ये सारे क्या है, ये सारे वीवो हो गया, ये सारे फोन जो है ना, वो दूसरे देश की कंपनीज के है ना। अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश की कंपनी को हम हमारे इंडिया में एंटर नहीं देंगे, तो हमें हमारे इंडिया का प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ता। अगर इंडिया को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है ही नहीं, तो वो लाएगा कहाँ से, तो यहाँ के लोग जो है वो पिछड़ जाएंगे बाकी देशों के कंपैरिजन में। या तो अगर चीजें बनेंगी भी तो काफी कम बनेगी, अगर चीजें कम होगी तो बहुत महंगी हो जाती है ना। सोने के बारे में अच्छे से पता है, गोल्ड कम है इसलिए महंगा है। अगर चीजें आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो चीजें अपने आप महंगी हो जाएगी। तो अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पे बढ़ावा देंगे, लोगों की दूसरे देशों की कंपनियां यहाँ पे आगे प्रोडक्शन करेगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, चीजें जो है वो सस्ती हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कंपनी लगाएंगी तो लेबर भी यही से लेगी, रॉ मटेरियल भी यही से लेगी। तो अपने आप हमारी जो छोटी छोटी कंपनी है, उनको बिजनेसेस को में उनके बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो लोगों की ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक चीज किसी दूसरे देश से यहाँ पे इंटरकनेक्ट होती है। तो इन्वेस्टमेंट, द proliferation of technology, robust institutions, effective macroeconomic policies, educated workforce, and the presence of market economy are some of the reasons for globalization's wider acceptance। तो ग्लोबलाइजेशन को हमने क्यों अपनाया, क्यों जरूरत पड़ी हमें ग्लोबलाइजेशन को अपनाने की। तो इन्वेस्टमेंट है ना, सबसे पहले हर कोई चाहता है कि मैं इसी जगह पैसे इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे रिटर्न ज्यादा मिले। तो जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज थी, मतलब सॉरी, जो बड़े बड़े देश थे जो पहले से डेवलप थे, जैसे कि यूएस हो गए, ब्रिटेन हो गए, उन्होंने अपने देश में तो इन्वेस्ट कर लिया था, लेकिन अब उनके पास पैसा तो था, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं थी ना। मार्केट जो मतलब उनके ऐसी मार्केट चाहिए थी जहाँ पे उनके प्रोडक्ट बिक सके, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया ना, डेवलपिंग कंट्रीज। तो उनको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत ने आपको ग्लोबलाइजेशन करने पे
मतलब ग्लोबलाइजेशन करने के लिए आपको मजबूर किया। मजबूर नहीं बोल सकते कि आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। द प्लोरिफोलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ गई। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन बढ़ा, आप लोग एक दूसरे से जुड़ गए। रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, अलग अलग देश की जो पॉलिसीज होती है मैक्रो इकोनॉमिक, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। पॉलिसीज क्या कि आपको इंपोर्ट करना है, प्रोडक्शन करना है, अगर प्रोडक्शन करना है तो चीजें कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, तो अपने आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। एजुकेटेड वर्कफोर्स, आपके पास वर्कफोर्स जो है वो बहुत एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो ये सारे रीजंस क्या है कि जिसकी वजह से आपने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। अब प्रोपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव, प्रोपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने वाले जितने भी लोग थे, उनका कहना है कि इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैच अप टू डेवलप्ड वंस थ्रू इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारा इंडिया है, वो क्या करते हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कैचअप करते हैं, उनके साथ वो आगे है हमसे, तो उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। कैसे करेंगे कि इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब जरूरी नहीं कि एक ही देश से हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे, या जरूरी नहीं कि एक ही देश को हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेचे। हम अलग अलग देश से रॉ मटेरियल खरीदेंगे और अलग अलग देश को यहाँ पे बेचेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारी जो मार्केट है हमें, वो हमें अवेलेबल रहे, और हमारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिक सके। जिसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और लोग डेवलपमेंट होगी तो अपने आप लोगों जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो यहाँ पे बढ़ेगा। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्रिंग्स जॉब। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मतलब लोगों ने कंपनीज यहाँ पे खड़ी कर दी, अब यहाँ पे कंपनीज खड़ी करेंगे तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वही होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से क्या हुआ कि लोगों का ग्लोबलाइजेशन में बढ़ावा मिल गया, तो अपने आप यहाँ पे नौकरियां क्या होंगी, पैदा होगी। ट्रेड इनिशिएटिव प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बाय रिड्यूसिंग सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। तो जो भी ट्रेड मतलब व्यापार, आप एक दूसरे के साथ व्यापार करते हो, दूसरे देशों की चीजें खरीदते हो, उनको चीजें बेचते हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बाय रिड्यूसिंग सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। तो हमने जब ग्लोबलाइजेशन को अपनाने के बाद एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, तो सप्लाई साइड मतलब आपको रॉ मटेरियल की कुछ कमी नहीं होगी, आपको अगर चाहिए तो किसी दूसरे देश से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। या ट्रेड रिलेटेड जो भी बैरियर्स थी कि मतलब एक अगर आपके पास आपकी किसी देश के साथ नहीं बनती है, तो आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार यहाँ पे कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे आसानी मिल गई। Globalization has also enhanced social justice on a worldwide basis, with activists reporting that it has drawn attention to human rights issues that would otherwise have gone unnoticed on a vast scale. तो ग्लोबलाइजेशन का एक और पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला कि जो भी सोशल जस्टिस लोगों को, जितने भी देश है जो गरीब, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गए है ना, वहाँ के जो लोग हैं उनको सोशल जस्टिस मिलने के लिए ग्लोबलाइजेशन ने काफी अच्छी मदद करी। तो जितने भी एक्टिविस्ट है उन्होंने बताया कि अ, जो लोग हैं, जो वंचित है ना, जिनको आज तक नोटिस नहीं किया गया है, तो उनके लिए यहाँ पे हमें लड़ना है, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है, उनके ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, ताकि जो जितने भी लोग ग्लोबलाइजेशन से वंचित है, जितने भी लोग ग्लोबलाइजेशन के फायदे से वंचित है, उन्हें यहाँ पे इसका फायदा मिले। अब ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे इंडिया पे, वो इस टॉपिक पे देखेंगे। द एडवेंट ऑफ ग्लोबल, एडवेंट मतलब शुरुआत है ना, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडियाज इकोनॉमीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर। तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत करने की वजह से हमारी क्या हुआ, हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर असर हुआ, सिग्निफिकेंट चेंजेस, और ये पॉजिटिव सेंस में, ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव निगेटिव भी। हर एक चीज बहुत अगर आप हद से ज्यादा कर देंगे तो अच्छी नहीं होती है, कोई भी हो। तो ग्लोबलाइजेशन की भी यही हालत है। इस पार्ट में हम लोग पॉजिटिव बातें देखेंगे, आने वाले पार्ट 2 में हम लोग निगेटिव बातें देखेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में सभी आप लोग पॉजिटिव चीजें ही कंसिडर करिए। तो पॉजिटिव, इकोनॉमिक पॉलिसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा, कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ा है। कंज्यूमर मतलब लोगों को चीजें जो है सस्ती में मिलने लगी,
ग्लोबलाइजेशन हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स ओन कल्चर एज वेल। तो कल्चर पे भी इसका इफेक्ट हुआ। एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एरियाज प्रोपेल्ड द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरे देशों की कंपनीज यहाँ पे आ गई या दूसरे देशों की करेंसी जो हमारे देश में आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी एंट्री और उसको जो एक्सपेंशन है, मतलब उनका जो फैलाव है, उसकी वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है और ज़्यादा डेवलप हो गई। एक्सपोर्ट्स मतलब डेवलप कैसे, अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व आ जाएगा तो उसी हद तक आप लोग क्या कर सकते हो कि चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट मतलब चीज़ें आप खरीदते हो, एक्सपोर्ट मतलब चीज़ें आप बेचते हो। इंपोर्ट करने के लिए आपको आप रुपए में पेमेंट नहीं कर सकते हो ना, आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी तभी आप पेमेंट कर सकेंगे ना, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स वेयर रिगार्डेड एज अ ग्रोथ इंजन एंड मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज वेयर इम्प्लीमेंटेड विच बूस्टेड प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग टर्म। तो एक्सपोर्ट जो है उसको हमें क्या बोला गया है कि ग्रोथ इंजन यहाँ पे बोला गया है। और अलग अलग टेक्नोलॉजीज हमने यहाँ पे डेवलप की है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। हमने देखा ना एमएसएमईज में एक्सपोर्ट के लिए या फिर अलग अलग स्कीम्स हमारी सरकार चलाती है। ये क्यों चलाती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़े और एक्सपोर्ट को यहाँ पे बढ़ावा मिले। Effects of globalization include increased per capita income, better employment opportunities, and far more options for the customers. ये पहले ही हमने देखा था कि far more options of the customers क्यों होंगे, कि प्रोडक्शन अलग अलग चीजें हमारे देश में आएंगी। वैरायटी आपको, अभी सिंपल से एग्जांपल है, अगर आप लोग कपड़ों की दुकान में जाते हो, किसी मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं, आप कपड़े की दुकान में गए और अपने कपड़े के दुकानदार को बोला कि मुझे अच्छे से वैरायटी के कपड़े दिखाइए। अगर उसके पास 3 या 4 ही टाइप के कपड़े, तो आप आपको पसंद नहीं आएगा ना, आपको लगेगा कुछ और दिखाइए, कुछ और दिखाइए। अगर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं होता, मान लीजिए किसी मोबाइल की दुकान में आप लोग जाएंगे तो आपको इंडिया की जो 3 या 4 कंपनीज है उसी के अगर मोबाइल दिखाएंगे तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या दिखा रहा है, कुछ और दिखाइए। तो अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा ना, अगर हम लोग किसी मोबाइल की दुकान में जाएंगे तो हमें अलग अलग वैरायटीज के मोबाइल यहाँ पे देखने को मिले, कम से कम आपको 10 से 12 कंपनी से यहाँ पे देखने को मिलेगी, कम से कम बोल रही हूँ मैं। तो मतलब क्या है, आपके पास वैरायटी आ जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि नौकरियां बढ़ती है, नौकरियां अगर बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ओपन अप न्यू ऑप्शंस फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी हमारे फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, वो क्या अभी ऐसी ऐसी चीजें उगा रहे हैं जिससे वो एक्सपोर्ट कर सके। इट प्रमोटेड इंडिया टू कंसिडर मोबिलाइजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर फॉर फार्म मैकेनाइजेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग टू कॉम्पीट इन ग्लोबल मार्केट विद इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स। अब जब हमारे इंडिया के जो किसान लोग हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे सरकार जो है, हमारी इंडिया जो है, उसने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कि काफ़ी सारी इनके लिए पॉलिसीज बना रखी है, स्कीम्स बना रखी है, ताकि हमारे फार्मर लोग जो हमारे किसान लोग हैं इंडिया के, वो क्या कर सके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके और उसे बेच के जो भी ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों की जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उनके साथ यहाँ पे कॉम्पीट कर सके, उनको यहाँ पे टक्कर दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार क्विक इसे रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर 1 में ग्लोबलाइजेशन हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है अलग अलग देशों में। तो 2000 हमने 1800 दशक में की ये बात है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत पुराने कंसेप्ट है। तो मतलब काफी सारे लोगों ने क्या कहते हैं ना, रिट्रीट किया था ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट गए थे कि हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं करना है। लेकिन 1980 में जो हमारी ओईसीडी है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, उसने इस टर्म को पॉपुलर किया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसकी डेफिनेशन दी थी कि अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स, ये क्या होता है, ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। आगे बोल रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन, वही सेम लाइन है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी, लोग का कल्चर यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ, इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ गई, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, पीपल, नॉलेज, ये सारी सारी चीज़ों का लेन देन हुआ। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एविडेंस है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज का मोर एक्सपोजर होता है, रिड्यूस महंगाई जो है वो कम होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका यहाँ पे अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक पढ़ने वाली चीज और ज्यादा है कि अ, ये तो वही बोल रहे हैं कि
पॉजिटिव चेंज हुए हैं, एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया, या ग्रोथ इंजन है हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पे बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जो भी कमर्शियल फार्मिंग में, या कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग मतलब आप पेट भरने के लिए फार्मिंग नहीं करते हो, आप लोग प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए खेती बाड़ी करते हो, जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, है ना। तो उन कमर्शियल फार्मिंग में या फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ताकि जो किसान भाई लोग हैं हमारे इंडिया के, वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना सके और उसे बेच के जो ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट्स है दूसरे देशों के, उनको यहाँ पे टक्कर दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।